आज की हमारी यह कहानी परवेल जी की है, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो यह बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, यही 4 साल पहले की है, जब मैं नागपुर में रहकर अपने नए घर का देखभाल करता था। क्योंकि उस समय हमारे शहर में खरीदे हुए ज़मीन पर नए घर की पहली बार नींव पड़ी थी। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ। मेरी 2 बहनें थीं, लेकिन उस समय वे गांव पर ही मेरे पापा और मम्मी के साथ रहती थी, और इसीलिए पापा गांव से उस वक्त शहर नहीं आते थे। हाँ, वे गांव से जब भी पैसों की ज़रूरत होती या तो बैंक से भेज देते या फिर मैं जाता तो ले आता। तो हुआ ऐसा कि मैं उस शाम अपने नए घर में टहल रहा था। उस वक्त शाम के ही 6 बज रहे थे, क्योंकि घर में काम करने वाले जो लोग थे वे 5 बजे ही काम करके अपने अपने घर चले गए। हालांकि मैं भी रोज़ उनके जाने के 10 से 15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट के बाद अपने रूम पर चला जाता, जो कि हमारे नए घर से यही 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था। लेकिन उस शाम उस नए घर में मुझे ठहरे हुए 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका था। फिर मैं जैसे ही ताला लगाकर निकलने ही वाला था कि मुझे उसी वक्त चक्कर आने लगे। जैसे मैं यदि 1 कदम भी आगे बढ़ाऊँ तो वही मैं चक्कर खाकर गिर जाऊँ। हाँ, शायद उस शाम ज़्यादा गर्मी की वजह से ऐसा हुआ था। खैर, मैं कुछ और देर तक वहीं ठहरा, और जब फिर मैं अपनी घड़ी में समय देखा तो मैं वहीं हैरान रह गया। उस वक्त मेरी आंखों पर यह विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो जब मैं उस वक्त घड़ी में समय देखा तो रात के ठीक 12:15 हो रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे उस वक्त ऐसा लगा जैसे मेरी घड़ी ही ख़राब हो। फिर मैं जैसे ही अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल भी वही समय बता रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? माना कि मुझे थकान की वजह से यही नींद भी आई होगी, तो मुश्किल से 1 से 2 घंटे तक लगी होगी। लेकिन उस समय में इतना अंतर कैसे हो सकता था? मैं उसी वक्त अपने घर पर अपने पापा के पास फ़ोन लगाया, लेकिन उस रात मेरी पहली रिंग में हमारे घर पर कोई भी फ़ोन नहीं उठाया। और मुझे पूरा विश्वास हो चला था कि शायद मोबाइल और घड़ी झूठ नहीं हो सकते। सच में ही आधी रात बीत चुकी है, और इसीलिए रात के सभी लोग सो चुके हैं, तो घर में कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा। मैं उसी वक्त उस घर से बाहर जाने को हुआ, और जैसे ही बाहर का दरवाज़ा खोला, वह दरवाज़ा नहीं खुला। शायद उस रात किसी ने बाहर से ही मेरा दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं उस वक्त उस इतने बड़े घर में अपने आप को अकेला पाकर उस रात में इतना डर गया कि यह मैं ही जान सकता हूँ। खैर, मैं वहीं कुछ देर तक बैठकर अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि आखिर में यह कौन हो सकता है जो बाहर से गेट बंद कर कर चला गया। तभी मुझे मेरे घर में किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आई। तो मैं उसी समय उठा और अपने मोबाइल की लाइट में मैंने देखा घर के एक रूम में एक कोने में एक 15 से 16 साल का लड़का खड़ा होकर सीधे मुझे ही उस रात घूर रहा था। साथ ही उसके बाल बड़े बड़े थे, और उस लड़के का सिर एक आम इंसान से भी काफ़ी बड़ा था, मानो किसी मटके की तरह गोल और उसके बराबर हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं उस रात इतना देखा ही था कि मैं उसी वक्त दौड़ते हुए सीढ़ियों के पास गया और छत पर चढ़ गया। और जब मैं पीछे देखा तो वही लड़का शायद सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था। उसके पैरों की आवाज़ मुझे साफ साफ उस रात सुनाई दे रही थी। मैं उसी वक्त अपने छत से उस रात नीचे कूद गया। हालांकि नीचे कुछ झाड़ियाँ और घास थे, इसीलिए कुछ ज़्यादा चोट तो नहीं लगा, लेकिन मेरे पूरे शरीर में कांटे चुभ गए थे और काफ़ी दर्द भी हो रहा था। मैं उसी वक्त उन झाड़ियों से बाहर आया, और जब मैं अपने मोबाइल के लाइट में छत के ऊपर देखा तो वह लड़का छत पर अभी खड़ा होकर मुझे ही देख रहा था। उसकी हंसी इस बार काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। मैं उसी रात अपनी बाइक लिया और शहर में चला गया। और जैसे ही सुबह हुआ और जब मैं अपने पापा को इस सब घटनाओं के बारे में बताया तो वे बोले, तुम्हें रात को वहाँ अकेले रुकने की क्या ज़रूरत थी? वह लड़का हमारे घर में इसलिए भटक रहा है क्योंकि वह ज़मीन जहाँ हम घर बना रहे हैं वह अशुभ ज़मीन है। उस ज़मीन के कुछ ही दूरी पर एक जगह शहर के कुछ लोग जिनके बच्चे जन्म लेते या किशोर अवस्था में किसी कारणवश मर जाते, उन्हें वे लोग वहीं दफना देते थे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में नवजात बच्चों का जलाना वर्जित है। हो सकता है हमारे ज़मीन में भी कुछ बच्चों को दफनाया गया होगा। तो मेरे पापा बोले, तुम चिंता ना करो, तुम सिर्फ अपना काम देखो और फिर दोबारा कभी रात को वहाँ मत रुकना। खैर, कुछ महीनों के बाद जैसे ही हमारा वह घर बनकर कंप्लीट हुआ, हम उस घर में पूजा पाठ करवा कर रहने लगे। फिर उसके बाद वह लड़का हमारे घर में किसी को भी नहीं दिखा। लेकिन दोस्तों, आज भी जब भी मैं रात को कभी उठता हूँ मैं डरने लगता हूँ। मेरा मन यह कभी नहीं करता कि मैं आज भी अपने कमरे से निकलकर रात के किसी भी वक्त बाथरूम भी जाऊँ। हाँ, शायद मेरे मन में उस लड़के का डर बैठ गया हो, इसीलिए मुझे आज भी ऐसा लगता है। और दूसरी बात कि यदि फिर कभी वह लड़का मुझे उस घर में दिख गया तो ना जाने वह मेरे साथ क्या करेगा, और इसके बाद फिर हम इस नए घर का क्या करेंगे।
लेकिन वह तो भगवान का शुक्र है कि इन 4 सालों में वह फिर हमें कभी नहीं दिखा। आज की हमारी दूसरी कहानी अतुल जी की है, तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम अतुल है। मैं आज यह घटना आपको जो बताने जा रहा हूँ, यह मेरी बुआ की एक लड़की के साथ बहुत साल पहले घटी थी। तो हुआ यूँ कि आज से 9 साल पहले मेरे फूफा जी का भोपाल में एक साइकिल का दुकान हुआ करता था। तो फूफा जी जब भी सुबह अपने दुकान पर जाते अपनी बेटी नीलम को स्कूल लेते जाते और उसको स्कूल तक छोड़कर अपने दुकान पर फिर आ जाते, क्योंकि फूफा जी का दुकान से वह स्कूल लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था। दूसरी बात कि फूफा जी अपने दुकान बाइक से ही जाते थे, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता। फिर कुछ ही महीनों के बाद ठंडियों के दिन आ गए। तो हुआ यूँ कि स्कूल का समय अब 9 बजे का हो गया और स्कूल की छुट्टी 4:30 बजे होने लगी थी। तो उस दिन मेरे फूफा जी नीलम को स्कूल में छोड़कर अपने दुकान में आ गए। और फिर जब उन्होंने अपना दुकान के गेट खोलने के लिए चाबी निकाली ही थी कि तभी उनकी नज़र ताले पर पड़ी। तो उन्होंने देखा उस दिन उनका ताला पहले से ही खुला हुआ था। यह नज़ारा देख उनकी जान ही निकल गई। जैसे ही अपनी दुकान वे खोले, वे वहीं अपने सिर को पकड़कर बैठ गए। दुकान से 7 से 8 साइकिल गायब थी। इसके अलावा दुकान में एक फ्रिज भी था, वह भी नहीं था। उस समय मेरे फूफा जी इतने मायूस हुए कि उनकी आंखों से आंसुएं निकल आए। क्या कुछ लोगों के कहने पर उन्होंने शहर में ही पासे के पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज करवाया। तो मैं आपको बता दूं कि इसी सब में शाम के 5 बज गए थे। लेकिन ना तो वे अपने घर गए और ना ही उस शाम उनको अपनी बेटी नीलम का ख्याल आ रहा था। देखते देखते स्कूल में ताला बंद कर दिया गया। अब शाम के 6 बज चुके थे। तो मैं आपको बता दूं कि उस समय नीलम 12 से 13 साल की रही होगी और वह इतना तो समझती ही थी कि मेरे पापा की दुकान कहाँ है और वह कितनी दूरी पर है। वो उसी शाम अपने दुकान की ओर चल पड़ी। चारों ओर अंधेरा छा चुका था। ठंडियों की वजह से उस शाम लोग जल्दी जल्दी अपने घर भागे जा रहे थे। तो मेरी बहन नीलम बताती है कि जब वो उस शाम जा ही रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक पीपल का पेड़ दिखा, जहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी ठंड से बहुत ज़्यादा कांप रही थी। और मैं जैसे ही उसके पास से अभी गुजरी ही थी तो वह बोली, अरे वो लड़की कहाँ जा रही है, चल इधर आ। मैं उसकी बातों को सुनकर जब पीछे देखी, अब वह खड़ी हो चुकी थी और साथ ही वह उस रात अब नॉर्मल हो चुकी थी। लेकिन अब वह पहले से भी कुछ ज़्यादा ही डरावनी दिख रही थी। उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद और काफ़ी बड़े थे, साथ ही उसकी नाक किसी चाकू की तरह लंबे थे। मैं उसी वक्त उसे देखकर वहाँ से भागने लगी। लेकिन उस शाम वह बुढ़िया बड़ी तेज़ी से मेरे पीछे आ रही थी। उस रात मैं अभी मुश्किल से कुछ ही दूरी क्या गई थी कि मैं देखी सामने से मेरे पापा अपनी गाड़ी लेकर मेरी ही तरफ आ रहे थे। तो उस शाम वे जैसे ही मेरे पास आए, वह बुढ़िया चुड़ैल उसी वक्त ना जाने कहाँ गायब हो गई। उस वक्त मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो जब उस शाम बुढ़िया औरत के बारे में मैं अपने पापा से बताई तो वे बोले, तुम्हें इस तरह अपने स्कूल से अकेले इस पीपल के पेड़ के पास नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इसी पीपल के पास आज से 3 साल पहले एक बूढ़ी औरत ठंड से जकड़कर यहीं मरी हुई मिली थी। खैर, जब मैं उस रात अपने घर पहुंची और मैंने अपने पापा के मुख से दुकान में चोरी होने की बातें सुनी, मुझे उस चुड़ैल वाली घटना से भी ज़्यादा दुख हुआ। हाँ, क्योंकि एक बाप कितना मुश्किल से 2 पैसे लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और फिर एक दिन उसके साथ ऐसा हो जाए तो वह शहर में, वो भी भाड़े के घर में, कैसे अपनी औलाद और अपनी पत्नी के साथ जी सकेगा। तो दोस्तों, इसके बाद मेरी बहन नीलम बताती है कि इस घटना के बाद उस बुढ़िया को देखे जाने की घटनाएं आम हो चुकी थी। कई बार वह अकेले में किसी को भी दिख जाती, लेकिन वह सिर्फ डराया ही करती थी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। हालांकि उस रोड के बनने के बाद उस पीपल के पेड़ को काट दिया गया है, इसी वजह से शायद वह अब दिखाई नहीं देती। मेरा नाम अरविंद ओझा है। मैं MP के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। हालांकि मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव की आबादी अब तो यह 15 से 2000 के बीच होगी। लेकिन जब यह घटना मेरे साथ घटी थी उस समय कुछ ज़्यादा आबादी नहीं हुआ करता था, क्योंकि यह घटना बीते 13 साल हो गए। उस समय मेरी उम्र यही 17 से 18 साल की थी। मेरे घर पर उस समय मेरा छोटा भाई, मम्मी पापा और दादाजी रहते थे। उस वक्त मेरी दादी नहीं थी। इसके अलावा जहाँ हमारा गांव पड़ता है उसके 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। तो हुआ यूँ कि उस साल बरसात का मौसम था। हमारे खेतों में धान की फसलें लगी हुई थी, इसलिए मैं अपने गायों को चराने के लिए सुबह ही अपने कुछ गांव के दोस्तों के साथ जंगल में निकल जाता। फिर जैसे ही दिन ढलने लगते हैं हम अपने मवेशियों को लेकर गांव में आ जाते। तो उस सुबह भी यही हुआ। हम दोनों अपने अपने गायों को लेकर सुबह के वक्त जंगल की ओर निकल पड़े। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम उस सुबह जंगल पहुंचे तो जंगल बहुत ही घना नजर आ रहा था। चारों ओर कुछ ज़्यादा ही हरियाली थी और साथ ही उस सुबह एक अजीब सी दुर्गंध पसरा था।
तो मैं बोला, यार राजू, लगता है आसपास कोई जानवर मरा है, इसीलिए बदबू आ रही है। ऐसा करते हैं हम और आगे चलते हैं। तो वह मान गया और हम और आगे जाने लगे, लेकिन फिर भी वह सड़े हुए मांस की बदबू अभी भी आए जा रहे थे। तो राजू बोला, ऐसा करते हैं, हम गायों को कुछ देर तक यहीं छोड़कर जंगल में तेंदू खाने चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि तेंदू एक फल होता है जो जंगल में पाया जाता है, जो दिखने में पीला और खाने में बहुत मीठा लगता है। साथ ही इसी तेंदू के पेड़ के पत्तियों से बीड़ी बनाया जाता है। खैर, हम तेंदू खाने के लिए पहाड़ी पर चले गए। तो वहाँ हमने देखा बहुत से पीले पीले तेंदू लगे हुए थे। हालांकि हम जिस पहाड़ी पर गए हुए थे वहाँ मैं कभी नहीं गया हुआ था और ना ही मैं उधर कभी जाना चाहता था, क्योंकि वह इलाका बहुत सुनसान था। साथ ही कई बार उधर भालू भी आते रहते थे। तो हम वहाँ कुछ देर तक वहीं रुके और तेंदू खाने लगे कि तभी मुझे टॉयलेट जाने का महसूस हुआ और मैं राजू से कहकर एक पेड़ के नीचे टॉयलेट करने बैठ गया। लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वह पेड़ सखुआ का था, साथ ही वह बहुत घना और काफ़ी लंबा भी था। मैं जैसे ही अभी बैठा ही था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी औरत की गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। हालांकि मैं पहली बार उस आवाज़ को नज़रअंदाज करके वहीं बैठा रहा। फिर मैं जैसे ही टॉयलेट करके उठा तो मैंने देखा उस पेड़ के ऊपर वाली एक डाल पर एक काली परछाई बैठी थी और वह कुछ बड़बड़ा रही थी, जैसे वह मुझे कुछ बोले जा रही थी। फिर मैं जैसे वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक से एक हवा का जोरदार झोंका कहीं से आया और मुझे छूकर निकल गया। मुझे उसी वक्त समझ में आ गया था कि मुझे जंगल की बुरी हवा लग चुकी है, वरना उस वक्त पूरा जंगल शांत था, कहीं कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा था। खैर, मैं शाम को जैसे ही अपने घर आया मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। मुझे उस शाम उल्टियाँ भी होने लगी। साथ ही मुझे उस शाम ऐसा लगता जैसे कोई औरत मेरे आसपास हर वक्त मौजूद हो। मैं उसी रात बिना देर किए ही यह बात अपने माँ को बताया। तो मेरे पापा उसी रात एक मस्जिद में मुझे लेकर गए। तब एक मौलवी कुछ आयतें पढ़कर मेरे पैर फूंक मारा और फिर जाकर मैं नॉर्मल हुआ। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन था कि मेरे साथ ऐसा उस पेड़ के पास टॉयलेट करने से ही हुआ था। हाँ, वहाँ उस समय पेड़ पर जरूर कोई औरत थी जो मुझे देख रही थी। हाँ, वहाँ उस समय उस पेड़ पर जरूर कोई औरत थी जो उस दिन वह मुझे देख रही थी। उसके बाद मैं ठीक तो हो गया, लेकिन फिर कभी मैं उन जंगलों में गाय भैंस चराने के लिए नहीं गया और उसी साल मैं नौकरी करने के लिए भोपाल चला गया। तो आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।